स्टूडेंट्स, वेक्टर की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अपने लेक्चर में आपको बताता हूँ कि आपको पहले अपने पास एक पेन और रजिस्टर लेके साथ में बैठना है और आगे जब एक्सरसाइज कराएंगे उस टाइम आपको बुक भी अपने पास में रखनी है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था वेक्टर। वेक्टर में हमने लास्ट पढ़ा था वेक्टर के प्रकार। वेक्टर प्रकार में शून्य सदिश पढ़ा था अपने, उसके बाद इकाई सदिश जिसको मात्रक सदिश बोल सकते हैं, उसके बाद पढ़ा समान सदिश, व्युत्क्रम सदिश और समांतर सदिश। वहाँ तक अपने कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार में ही अगला प्रकार है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब होता है तीन सदिश एक ही तल पर स्थित होना। एक ही तल पर तीन या उससे अधिक सदिश स्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं, वो परस्पर समतलीय है। ठीक है, तो मैंने दो नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि दो सदिश हमेशा एक समतल पर स्थित होते हैं। ये बात क्लियर करो अपने बात में। दो सदिश जो होंगे ना वो हमेशा समतलीय होंगे, लेकिन अगर हम दो रेखाओं की बात करें, दो रेखाएं, वो समतलीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे? जैसे कि मेरा हाथ मान लो ये एक रेखा है, ये एक रेखा, ये मान लो यहाँ में एक समतल इमेजिन कर रहा हूँ कि एक समतल है। इस समतल में ये रेखा है, ये एक दूसरी रेखा है मेरा दूसरा हाथ, ये मान लो इस समतल में। तो अब ऐसा कोई समतल नहीं है जिस समतल से ये दोनों रेखाएं गुजर सकें। तो दो रेखाएं समतलीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है अपन कोई भी सदिश बनाते हैं वो बनाएंगे स्थिर सदिश से, और स्थिर सदिश बनता है मूल बिंदु से। जो भी सदिश बनेगा मूल बिंदु से बनेगा। अगर मूल बिंदु से जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो एक समतल जरूर बनाएगा। ये देख लो आप, पीछे वाली बात हम करते हैं, ये क्यू है, ये अगर मूल बिंदु से सदिश बना रहे हैं, कितने सदिश हो गई? दो। स्थिर सदिश में से एक सदिश होता है, दो हो गए। अब बताओ ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं OP और OQ, क्या ये एक समतल में नहीं है क्या? एक बोर्ड में नहीं है क्या? तो ये समतलीय है। तो अपन ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। दो रेखाएं समतलीय हो भी सकती है और नहीं भी। तीन सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। तीन बिंदु सदैव समतलीय होते हैं। तीन बिंदु ले लो, आप कहीं ले लो। जैसे आपको सर एक बिंदु ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ये तीनों से बोर्ड के ऊपर है, समतलीय दिख रहा है। लेकिन ये बिंदु मैं यहाँ से हटा दूँ और ये बिंदु हटा के मैं यहाँ इस जगह ले लूँ, यहाँ। अब बताओ समतलीय क्या है? हमेशा एक समतल गुजार सकते हैं ऐसे बिंदु, तो तीनों से गुजरा दे गुजार सकते हैं ना। तो आप तीन बिंदु कहीं भी इमेजिन कर लो, आप त्रिविम के अंदर कहीं भी इमेजिन करो, तीन बिंदु होने चाहिए, वो सदैव समतलीय होंगे। चार बिंदु समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं। ठीक है, ये बातें जो मुझे ध्यान रखनी है समतलीय के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ माना
ए कोई सदिश है A1I के B1J के C1K के, B कोई सदिश है A2I के B2J के C2K के, तथा C कोई सदिश है A3I के B3J के C3K के। और मैं अगर तो ये तीनों परस्पर समतलीय है। तब क्या होगा, अब बता दो, हमें कंसेप्ट बनेगा क्या आएगा, सारणिक। जो अपन आगे बढ़ेंगे अपना टॉपिक है सारणिक, उसमें चीज़ सीखेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत काम में आएगा, जितना काम आएगा वो बता देंगे। इसमें आपके 3 सदिश दिख रहे हैं समतलीय, इन तीनों सदिशों को यहाँ डिनोट करो डायरेक्ट, आई जी के हटा दो, दिशा हटा दो इसकी। जैसे ये A1 B1 C1, ये इसकी पहली पंक्ति आ गई सारणी की पंक्ति बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरे सदिश ले लो, A2 B2 C2, और तीसरी ले लो A3 B3 और C3 इक्वल टू 0। ये आपके 3 सदिश के समतलीय होने का प्रतिबंध है। अगर 3 सदिश समतलीय है ना, तो आप तीनों सदिशों का सारणिक बना सकते हो, और सारणिक इसका अगर सोल्व करोगे, सारणिक का प्रसार करोगे, तो उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो तीनों सदिश समतलीय है, अगर 0 नहीं आती है तो समतलीय नहीं है। अब इसका रीजन भी है। अब आपको सर डायरेक्ट इस चीज़ से ये चीज़ कैसे लिख दिया आपने, डायरेक्ट सारणिक कहाँ से उठा के लेके आ गए, तो इसका प्रूफ खैर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं हिंट दे के छोड़ देता हूँ प्रूफ की। अदिश त्रिक गुणनफल, जब हम अदिश त्रिक गुणनफल पढ़ेंगे ना, उसमें चीज़ काम में आएगी। वहाँ पर ये डेरिवेशन भी होगा, ये चीज़ भी आएगी। अदिश त्रिक गुणनफल जानते हो आप, जैसे मान लो A डॉट B क्रॉस C, ऐसे में डिनोट करते हो उसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू 0 आने के लिए आप अगर इसका डेरिवेशन जानते हो, तो पहले अपने को B क्रॉस C सीखना पड़ेगा निकालना, ठीक है, और साथ में डॉट प्रोडक्ट भी सीखना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ सीखेंगे ना अपन, दोनों चीज़, तब बड़ी ये चीज़ है। और ये अपना आगे आएगा, अपने डॉट भी आएगा, क्रॉस भी आएगा, उस टाइम अपने ये ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको प्रूफ के लिए हिंट दे दी है कि प्रूफ इससे निकलेगा। जैसे में सीख जाएंगे प्रूफ आ जाएगा। इसका भी रीज़न होता है, अब आप ये भी कह सकते हैं 0 क्यों हुआ, 0 क्यों हुआ, और सब ठीक है, चलो ये ले लिया, ये आ जाएगा आगे, 0 क्यों हुआ। इसका खैर हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, आगे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है। जैसे अपन बात कर ले टेट्राहेड्रॉन की, चतुष्फलक की। अब चतुष्फलक जो होता है उसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा नहीं होगा। चतुष्फलक कैसा होता है, ऐसा होता ना चतुष्फलक, मतलब नीचे आप ऐसे इसमें मात्रा से देखो, आप एक ट्राइंगल है ऐसे आकृति जिसका आधार क्या हो, एक ट्राइंगल, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ हवा में एक बिंदु ले लिया इससे, और इसके तीनों शीर्षों को उस बिंदु से मैंने मिला दिया। अब देख लो कैसी आकृति बनी, जो भी आकृति बनती है वो क्या है, चतुष्फलक, ठीक है, जिसके 4 फलक। तो इसमें कुछ ना कुछ आयतन जरूर है। जैसे एक सदिश से यहाँ आ गया, एक यहाँ से यहाँ आ गया, एक यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसमें आयतन तो है, लेकिन क्या ये तीनों सदिश जो है ये समतलीय है क्या, तीनों समतलीय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिना जमानो दबाव डालता हूँ, थोड़ी सी चिपका दूँ उसको, तीनों सदिश यहाँ आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। बताओ आयतन क्या हुआ, 0, इसलिए 0 लगते बराबर, तो आयतन 0 हो गया। समझे बात, चतुष्फलक के लिए अपनी बात काम में ले सकते हैं, कोई भी आयतन, जो भी आयतन उसके लिए अपने काम में ले सकते हैं। आयतन 0 हो रहा है, आयतन 0 हो रहा है, इसलिए बिल्कुल 0 लेते हैं। ये भी खेल आयतन वाली बात भी अपने आगे आएगी, त्रिगुणनफल में वही चीज़ पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ी सी हिंट दी मैंने आपको, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं इसमें, यदि CI CJ AK
AI प्लस AJ प्लस BK तथा I प्लस K परस्पर समतलीय सदिश हो तो सिद्ध करो कि ACB GP में है। GP जानते हो ना, गुणोत्तर श्रेणी जो अपन 11th क्लास में पढ़ गए हैं। क्या होती थी गुणोत्तर श्रेणी, याद है क्या होती थी? कैसा पढ़ते थे? यदि ABC GP में हो तो क्या शर्त बनती थी? बीच वाले का स्क्वायर इक्वल पहला इंटू तीसरा, ऐसा बनता था ना कुछ, याद है? AC में तो ये GP में ACB तो बीच वाला कौन है? C का स्क्वायर इक्वल AB। ऐसी शर्त अपने सामने फॉलो हो जानी चाहिए, तब पढ़ते थे। तो अपनी शर्त फॉलो कैसे हो? तो शर्त फॉलो करने के लिए अपन बताओ इन तीनों के लिए क्या चीज़ कह रखी है? तीनों क्या है? समतलीय। और समतलीय के लिए कंसेप्ट क्या है? ये सारणी ले लो आप डायरेक्ट। बताओ पहला सदिश CCA, दूसरा AAB, तीसरा 1 0 J वाला है नहीं और K वाला होता है 1 और इक्वल टू 0 लेके चलो। अब आप इसका प्रसार कर सकते हो। प्रसार करना आता है? प्रसार कैसे करते हैं? सुन लेना। अपने पास में इसको बोलते हैं पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति है, इसको बोलते हैं स्तंभ। 1 2 3 स्तंभ है। कुल मिला के अपने पास 6 चीजें हैं। अब उन 6 में से हम किसी का भी प्रसार कर सकते हैं, किसी का भी, कोई सी पंक्ति का प्रसार कर सकते हैं, कोई से भी स्तंभ का प्रसार कर सकते हैं। वैल्यू अपने सेम आनी है, ठीक है? तो ये बात हम विस्तार से सारणी में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन सिर्फ ध्यान कर लेते हैं इसमें प्रसार कैसे होता है, जिसमें मैं R1 के प्रसार से करता हूँ। R1 का प्रसार करता हूँ तो मैं इधर लिख देता हूँ, बाकी जगह पड़ी हुई है। R1 का प्रसार करता हूँ तो इसमें देखो R1 में पहला अवयव क्या है? C, दूसरा C और तीसरा A। तो पहले पहला अवयव पकड़ते हैं C, और ये जो बड़ा सारणी का छोटे सारणी में टूट जाएगा। इसका कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो। रो मींस पंक्ति, कॉलम मींस स्तंभ, ये छोड़ दो। छोड़ने वाला वो क्या दिख रहा है? AB01 है, दिख रहा है ना? ये लिख दो आप छोटे सारणी में AB01। फिर आता है माइनस का साइन। ये सब हम सारणी में सीखेंगे माइनस क्यों आता है, ठीक है? पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा फिर प्लस का। अब हम लाएंगे अगले नेक्स्ट एलिमेंट C की शीट में, फिर C ले लेंगे। C की शीट में फिर छोटा सारणी छोड़ेंगे तो इसका भी हम कॉलम छोड़ेंगे, कॉलम, और इसकी पंक्ति छोड़ेंगे। क्या दिख रहा है आपको? AB11। क्या दिखा? ये गया AB11। उसके बाद प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? A किसी वाला ये स्तंभ छोड़ दो और ये पंक्ति छोड़ दो। A10। आप बाहर लिखोगे A10, ठीक है? अब सारणी सोल्व कैसे होता है? तो इक्वल टू 0 है बीच के, इक्वल टू 0 है, हम लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ, अब सोल्व कैसे होता है? तिरछा गुणा होता है इसका। पहले ये वाला गुणा होता है, फिर बीच में माइनस लगता है। इसका रिजल्ट भी सारणी में होता है, ठीक है? सीखेंगे अपन। पहले ये वाला इंटू हो गया, फिर माइनस लगता है, फिर ये वाला इंटू होगा। तो ये C तो बाहर पड़ा ही है, अब ब्रैकेट लगा लो। पहले ये गुणा किया तो आ गया A, और 0 को B से गुणा किया तो -0, फिर माइनस C पड़ा ही है। पहले ये गुणा करेंगे A, फिर माइनस ये गुणा करेंगे B, फिर A पड़ा ही है। पहले ये गुणा करेंगे 0 माइनस A और इक्वल टू 0। हाँ भाई बोलो, ये क्या बना? SC। ये क्या बना? माइनस AC। ये क्या बना? प्लस BC। सही है? ये क्या बना? माइनस A² इक्वल टू 0। बताओ AC कैंसल।
ए स्क्वायर उठाएंगे तो किसका होएगा प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू BC। तो थोड़ा सा अपने गड़बड़ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है, अपने को लिखना चाहिए BAC GP में है। देखो BAC GP में क्या बीच में कौन है A, तो बीच वाले का स्क्वायर पहला इंटू दिस, ठीक है। तो ये क्या है आगे बात समझ में क्लियर है एकदम, फटाफट नोट क्लियर जाए इसको। आगे बढ़ते हैं, सदिशों के योगफल के नियम। सदिशों के योगफल के नियम। अब देखो सदिशों का योगफल कैसे होता है। सदिश दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, ठीक है। पहला नियम बनता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तीन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा होता है, इसके सामने यही देता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज नियम। एक नियम वो ले सकते हैं बहुभुज नियम, ठीक है। हर नियम हम तीन ले सकते हैं, पर जुड़ते दो ही प्रकार से सदिश। अब जुड़ते दो प्रकार से कैसे, देखो सुनो मेरी बात। त्रिभुज में कैसे जुड़ते हैं, ये कोई सदिश है, ठीक है। ये सदिश की पूंछ, ये सदिश का शीर्ष। अब इसके शीर्ष से कोई दूसरे सदिश की पूंछ जुड़ जाएगी, पूंछ शीर्ष से क्या जुड़ रही है, पूंछ, तब नियम फॉलो होता है त्रिभुज नियम। ध्यान रखना, अगर शीर्ष से पूंछ जुड़ रही है तो नियम कौन सा बनता है, त्रिभुज नियम। ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा बताऊंगा मैं आपको। तो अब इसके शीर्ष से पूंछ जुड़ गई, तो ये मान लो ये B है, तो ये BC हो गया। तो इसका परिणाम ही कहां प्राप्त होता है, AC यहाँ होता है, पता है अपने को, पहले पढ़ रखा है अपने। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं AB प्लस AP सदिश प्लस BC सदिश इक्वल टू AC सदिश। ये बात पहले अपने क्लियर कर ली है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये कोई सदिश है, अब इसके सदिश के शीर्ष से नहीं जुड़ेगा दूसरा सदिश, इसकी पूंछ से दूसरे सदिश की पूंछ जुड़ेगी। ऐसे जब पूंछ से पूंछ जुड़ती है तब बनता है समांतर चतुर्भुज नियम। एक तो जुड़ गया शीर्ष से पूंछ, और दूसरा जुड़ गया पूंछ से पूंछ, और तीसरा हम जोड़ सकते हैं सर शीर्ष से शीर्ष जोड़ दे तो फिर वो सदिश नहीं रहेगा। शीर्ष से शीर्ष जुड़ने वाला कोई नियम नहीं होता है। तो नियम बने दो, जुड़ने के दो ही नियम होते हैं, ठीक है ना। तो जुड़ने के लिए एक तो गया शीर्ष से पूंछ जोड़ दो, ठीक है। एक हो गया शीर्ष पूंछ से पूंछ जोड़ दो, शीर्ष से शीर्ष कभी नहीं जुड़ता। अब पूंछ से पूंछ जुड़ गई तो अब क्या करते हैं, ये दो आपके सदिश आ गए, इनकी जितनी लंबाई है ना उतनी लंबाई के लिए हम एक समांतर बनाते हैं। इसके सामने इसकी बराबर और समांतर सदिश ले लेते हैं, ठीक है। इधर भी इसके समांतर यहां सदिश ले लेते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। चाहो तो इसको आप नाम दे सकते हो ABCD। किसकी दिशा किधर है वो समझ आ रही है आपके, इन दोनों की दिशा ये थी ना। अब मैं इसके समांतर बनाऊंगा तो ये दिशा लूंगा, इसकी सेम दिशा, इसके समांतर बनाऊंगा तो ये दिशा लूंगा सेम। ये आपके समांतर दो बन गया। अब आपके समांतर चतुर्भुज इनका परिणाम ही कहां प्राप्त होगा, सर जैसे इन दोनों को जोड़ा था तो इनका योगफल यहाँ आया था, ये इन दोनों का योगफल है। तो अब इन दोनों को जोड़ने का योगफल कहां प्राप्त होगा, तो मैं कहूंगा इन दोनों का योगफल प्राप्त होगा, इनका जो विकर्ण होगा ना, ये वाला विकर्ण बीच में जो जाएगा, ये वाला विकर्ण, ये इनका योगफल होगा। अब आपको सर कैसे, मैं बताऊंगा आपको, पहले थोड़ी सी बात ध्यान करना, आप अलग से लिख देता हूं मैं। अगर दो सदिश ऐसे जुड़ रहे हैं पूंछ से पूंछ, तो उनका परिणाम सदैव उनके बीच में प्राप्त होगा, ठीक है। और बीच में भी कितना बड़ा प्राप्त होगा, सर चलता ही जाएगा, कितना बड़ा होगा, मैंने इतना बड़ा प्राप्त होगा कि इन दोनों की सहायता समांतर बनाओ आप, जो समांतर बनेगा ना उसका जो विकर्ण होगा ना उतना बड़ा प्राप्त होगा।
ठीक है। अब चल ऐसा क्यों होता है, गौर से देखो, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या, ए बी सी दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी में बताओ भाई त्रिभुज नियम फॉलो हो रहा है क्या, ए बी बी सी सामने कौन आया, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ऐसे बोल सकता हूँ। अच्छा अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये कौन है, बीसी किसके बराबर है, क्या ये समान सदिश नहीं है, गौर से देखो, समांतर भी है, दिशा भी सेम है और लंबाई भी समान है, तो ये दोनों क्या है, समान सदिश। तो क्या मैं बीसी की जगह एडी काम में ले सकता हूँ, तो यहाँ में एडी काम में कोई दिक्कत थोड़ी आती, तो मैं लिख दूं ए बी प्लस एडी इक्वल एसी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लो एसी इक्वल एडी प्लस एबी। योगफल में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एस है ना एसी, ये क्या चीज है, वैसे समान से दूसरा विकर्ण है, साथ में इन दोनों का परिणामी भी है, इन दोनों सदिशों का योगफल। समझ गए मेरी बात। अच्छा अब आपको सर एक बात तो ठीक है, इन दोनों सदिशों का योगफल ही हो गया, इनके बीच में आ गया, विकर्ण भी है इसका, लेकिन समान से तो सर दो विकर्ण होते हैं, एक तो आपने निकाल के बता दिया, दूसरा आप निकाल के बताओ कैसे निकलता है। तो देखो इस विकर्ण का मुझे पता था, इसका नाम है सी है, अरे पता था ना, क्या मैं इसको सी ए बोल सकता हूँ क्या, सी ए नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि ये दो सदिश ऐसे जुड़े हुए थे, इसका परिणाम होगा वो इधर मुंह थोड़ी होगा, उसका किधर होगा, ऐसे होगा ना, इसलिए उसका नाम तो एस सी ही होगा, 100% बात है। लेकिन दूसरा जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, अब इसको इससे मैंने मिलाया, इसका नाम क्या दे, अब इसकी अभी दिशा कोई फिक्स पता नहीं है, तो वो अपन देना चाहे वो दे सकते हैं, अपन चाहे उसको बी डी, बी से डी की तरफ बोल सकते हैं, या डी बी भी बोल सकते हैं, वो अपनी इच्छा, हम क्या बोले वो अपनी इच्छा है, ठीक है। तो मान लो मैं इसको बी डी बोल दूं, अगर मैं इसको बी डी बोलूंगा तो तीर का निशान लगा दूंगा, और अगर मैं डी बी बोलता तीर का निशान लगा देता, वो हम लगाएंगे, तो वहां पर भी जरूरत नहीं है तीर किधर लगाएंगे, इस विकर्ण के लिए तीर हम लगाएंगे, जिधर लगाना चाहे उधर लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया बीडी, ठीक है। अब आप इस बीडी के लिए त्रिभुज देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो ए बी डी त्रिभुज दिख रहा है क्या, त्रिभुज ए बी डी में बताओ भाई ए बी डी में त्रिभुज नियम फॉलो हो रहा है क्या, त्रिभुज नियम, गौर से देखो, ये कौन है ए बी, इसके सिर से इसकी पूंछ टकरा रही है, देखो बी डी, सामने कौन टकरा रहा है, जो सामने आके टकराता है वो इसके योग के बराबर होता है, याद है क्या आपको बात, त्रिभुज नियम। तो मैं बोल दूं ए बी प्लस डी डी, और सामने है कौन टकराया, ए डी, सही है। अब यहां से मुझे किसका मान चाहिए, मुझे चाहिए विकर्ण चाहिए बी डी, तो बी डी को यही रख लो, उसको ढक ले जाओ, तो बी डी इक्वल क्या आ गया, ए डी माइनस ए बी, देख लो दूसरा विकर्ण आ गया। अब गौर तो दोनों विकर्ण को एक जैसे नहीं लग रहा क्या, पहला विकर्ण ए डी प्लस ए बी प्लस दूसरा विकर्ण ए डी माइनस ए बी, अरे बात समझ में, तो ये दो विकर्ण आप डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हो। अब कैसे आया, ये तो अपने को आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस वो दिमाग से निकल जाए तो भी डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर त्रिभुज एबीसीडी बन रहा है तो इस केस में एक विकर्ण जो एसी है वो दोनों का योगफल दे रहा है एडी प्लस एबी का, एडी प्लस एबी, दूसरा विकर्ण है वो एडी माइनस एबी, अंतर दे रहा है इन दोनों का, ठीक है। इसे डायरेक्ट भी हम ध्यान रख सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा अपनी बुक में, क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी लिखाऊंगा मैं आपको, पहले फटाफट इसको नोट कर लो आप, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज और कराते हैं साथ में, एक आता है बहुभुज नियम, बहुभुज नियम, बहुभुज नियम आपको तीसरा नियम आगे बोलती है, अलग तरीके से जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, अलग तरीके से नहीं जुड़ेगा, बहुभुज जो जुड़ने का तरीका वही होता है, त्रिभुज जुड़ता है पुंज से शीर्ष, ये कोई सदिश है, ठीक है, ये इसका शीर्ष है, इससे कोई दूसरे सदिश की पूंछ जुड़ रही है, ठीक है, और फिर इससे एक और सदिश जुड़ रहा है, शीर्ष से पूंछ, फिर इससे एक और जुड़ रहा है, ऐसे कितने भी जोड़ सकते हैं,
जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। मान लो इसका नाम ए बी, इसका नाम बी सी, इसका सी डी और इसका डी ई है। तो ये प्लस ये इन सबको जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इक्वल टू आएगा ये वाला योगफल, सामने वाला जो टकराएगा वो योगफल, यानी ए ई। तो आप इसे बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इक्वल टू ए ई। ये इसका परिणाम होगा। फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की सह प्रारंभिक भुजाएं सदिशों आई प्लस 2j माइनस के तथा 2i माइनस 5j प्लस के द्वारा व्यक्त है तो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां बताओ। देखो दिमाग लगाओ, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या चीज दे रखी है अपने को? समांतर चतुर्भुज की सहप्रारंभिक भुजा क्या होती है? जहाँ से दो भुजा वो अपने जुड़े हुए थे ना, दो सदिश, वो सहप्रारंभिक, जहाँ से दोनों प्रारंभ हो रही है वो भुजाओं के दोनों सदिश आपको दिए हुए हैं। ठीक है, निकालना क्या है? विकिरण के हमने अभी भी सूत्र पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है? एक तो AC बराबर AD प्लस AB और दूसरा पढ़ा है BD इक्वल टू AD माइनस AB। काम में ले सकते हैं, तो मेरे पास ये AB और AD की जगह दोनों काम में ले सकता हूँ। अब आप सर किसको AB कहे किसको AD कहे, दोनों में से मैंने किसी को भी कह सकते हैं। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं आपको विकिरण का सदिश नहीं पूछ रहा, मैं विकिरण की लंबाई पूछ रहा हूँ। ठीक है, विकिरण लंबाई का मतलब अब विकिरण चाहे BD हो चाहे DB हो, लंबाई तो कोई होनी है। सदिश में अपन पूछते हैं तो उसके साइन का प्रॉब्लम आता है उसमें। ठीक है, और वो क्वेश्चन सही भी नहीं होता, क्योंकि अपन क्या लेते हैं। तो अब सीधी बात है, मैंने आपको इसकी लंबाई पूछी है, लंबाई पूछी है तो आप क्या चीज निकालोगे? सोल्यूशन करते हैं हम। ये मैंने आपको क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, चलो यहां मैं एक सदिश ले लेता हूं, I 2j के, यहाँ AD 2i माइनस 5j प्लस के। ठीक है, हाँ भाई मुझे दोनों विकिरण चाहिए। चलो मैं पहला विकिरण लेता हूँ। AC इक्वल क्या होता है? AD माइनस AD प्लस AB। AD प्लस AB हम लोग दोनों को जोड़ना है। AD का है ये रहा 2i माइनस 5j प्लस के और प्लस साउथ ब्रैकेट डाल तो कोई दिक्कत नहीं है, I प्लस 2j माइनस के। जोड़ना आता है? सदिश कैसे जुड़ता है? वही नॉर्मल प्रोसेस जोड़ने के लिए, I वाला I वाले जुड़ जाएगा, J वाला J वाले से, K वाला K वाले से। देखो क्या बना अपने AC इक्वल क्या बना? AC इक्वल क्या बना बताओ? 2i है और यहाँ हो गया प्लस i 3i। ठीक है, माइनस का 5j है और प्लस का 2j, माइनस का 3j, प्लस का k है और ये माइनस का k है, कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा। ये आपके आ गया AC। सदिश आया है, मुझे क्या पूछा? लंबाई। और लंबाई क्या चीज है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, लंबाई किसको बोलते हैं? परिमाण। लंबाई किसको बोलते हैं? परिमाण। तो अपने को कुल मिला के AC का परिमाण चाहिए। तो AC का परिमाण आप बताओ क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आता ना परिमाण निकालना, I के गुणांक का स्क्वायर
जे के गुणांक का स्क्वायर और के का गुणांक है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर कितना बन गया बताओ? 9 9 18 अंडर रूट 18। इसको आप चाहो तो 3 अंडर रूट 3 भी कह सकते हो, 3 अंडर रूट 2 कह सकते हो ना। और इसको 9 गुणा 2, 9 को बाहर निकालेंगे 3 अंडर रूट 2 भी कह सकते हो। जैसे अपने ऐसे निकाला वैसे दूसरा भी निकाल तो था बी डी इक्वल क्या सीखा हमने? एटी माइनस एटी। अब 80 में से 80 घटा दो, घटाने का वही सिस्टम, बस पीछे माइनस आ जाएगा। तो बताओ बी डी इक्वल क्या आया? बी डी इक्वल आ गया 80। 80 कितना है? 2। ये रहा 2i माइनस 5j प्लस के माइनस ब्रैकेट जरूर लगाना, माइनस लगा दिया तो साइन चेंज होगा। i प्लस 2j माइनस के। इस माइनस को अगर गुणा करूंगा तो साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा। तो बताओ भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो बी डी इक्वल कितना गया? 2i है और ये माइनस आई हो जाएगा तो बच गया i माइनस 5j और माइनस का 2j माइनस का 7j के और ये प्लस का के 2k। सही है। आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई हमें बीडी आ गया, हमें चाहिए बीडी का परिमाण, बीडी की लंबाई चाहिए हमें। तो बताओ बीडी की लंबाई कितनी होगी? रूट आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कितना हो गया? 54 अंडरूट 54। ठीक है। तो ये आपके दोनों विकर्ण की लंबाई आ गई है, हम इसे निकाल सकते हैं। इस पे अपने क्वेश्चन और लिख सकते हैं। सिद्ध करो कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ भाई क्या लिखा मैंने? सिद्ध करो कि समांतर त्रिभुज के विकिरणों के वर्गों का योग, विकिरणों का वर्ग करना है और वो किसके बराबर होना चाहिए? उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। समांतर त्रिभुज की 4 भुजा होती है, 4 भुजाओं का वर्ग करेंगे, उनका योग करेंगे, वो दोनों विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बुक में है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हाँ तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपने को। मैंने क्या कहा था? विकिरण का डायरेक्ट अगर सूत्र आप ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बताओ आपने 2 विकिरण पढ़े थे, कौन कौन सा विकिरण पढ़ा था? एसी क्या था? एसी बनाओ एडी प्लस एबी। साथ में छोटा चित्र बना लेना समांतर त्रिभुज का, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे अपने को। ऐसे बना लेना, ठीक है। हाँ भाई ये विकर्ण हो गया, इसको आप समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ दो। दूसरा विकर्ण क्या था? बीडी क्या था? बीडी को एडी माइनस एबी समीकरण। हाँ इतना लेने के बाद अब अपना आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या करा अगला? समांतर त्रिभुज के विकिरणों के वर्गों का योग। ये रहा विकिरण, ये रहा विकिरण, दोनों के वर्गों का योग। तो हमें पता चल रहा है क्या करना होगा अपने को? दोनों को वर्ग करके जोड़ देना है। तो समीकरण 1 का वर्ग किया प्लस समीकरण 2 का वर्ग किया और जोड़ दिया। 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दिया, तो इधर वर्ग किया तो क्या बना? ऐसी स्क्वायर ऐसे लिखूं। एक बात ध्यान रखना, हम कभी भी स्क्वायर लगाते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। किस सदिश का अगर मैं वर्ग करूंगा, जैसे ये है सदिश, ए सदिश, इसका मुझे वर्ग करना है तो ऐसे लिखना गलत होगा। ब्रैकेट लगा के लिखना भी गलत होगा, ध्यान रखना। कोई भी सदिश का अगर स्क्वायर होता है तो वो एक अदिश राशि बन जाता है, ध्यान रखना आप। तो उसको आपको मॉडुलस लगा के लिखना पड़ेगा, मॉडुलस ए स्क्वायर। किसी भी सदिश का अगर आप वर्ग करते हो
तो वो एक अदिश राशि बन जाता है। ये हम आगे सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर कैसे बनता है, ठीक है, ये चीज़ हम आगे सीखेंगे। कहते ध्यान दो आप। तो इसका मैं वर्क कर रहा हूँ तो AC मॉडुलस लाइक के स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस BD मॉडुलस लाइक के स्क्वायर लगेगा इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ AD प्लस AB। ये भी सदिश है, दो सदिशों का योगफल एक सदिश ही बनता है, तो स्क्वायर इधर AD माइनस AB, AD माइनस AB, AD प्लस, हाँ ये AB है और AD माइनस AB, ठीक है। अब इनका देखो स्क्वायर खोलना है ना, होल स्क्वायर आप नॉर्मली अलजेब्रा वाला फंडा लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फंडा आप यहाँ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम सदिश के अंदर अगर होल स्क्वायर है तो। चलो तो ये इधर क्या हुआ आपके AC स्क्वायर मतलब विकिरणों का वर्ग और BD स्क्वायर दूसरे विकिरण का वर्ग इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ मैं, बोलो क्या बना, AD स्क्वायर ऐसे लगाना पड़ेगा आप लोगों को प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AD डॉट AB। देखो ये 2AB आएगा ना, डॉट में आएगा, सदिश का गुना होता है ये, सदिश से कभी भी नॉर्मल गुना नहीं होता, दो सदिशों का या तो क्रॉस वाला गुना होता है, डॉट वाला गुना होता है, ये चीज हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ डॉट लगा छोड़ देता हूँ, ध्यान में रख लेना इसको। तो 2AD डॉट AB और प्लस इसका होल स्क्वायर बोलते हैं तो AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AD डॉट AB। ये देखो 2AD डॉट AB प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या है AD, ये भी क्या है AD और AD, दो AD नहीं करना है, ये सुन लेना आप, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, दो दो जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। क्या करें उसके लिए, एक AD को अलग रखो AD स्क्वायर, दूसरा AB इसको भी अलग रखो AB स्क्वायर, ठीक है। अगला जो AD है उसको चेंज करना है। अब देखो यहाँ चित्र में देखो AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है BC के, तो इस AD की जगह लिखो BC स्क्वायर, फिर AB किसके बराबर है DC के, तो आप लिखो DC स्क्वायर। ये लो भाई, ये देखो चारों भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर हुआ, दोनों विकिरणों के वर्गों के योग के। तो ये बात आपकी सिद्ध हो गई है जो पूछी थी, ये बुक में सॉल्यूशन आपकी। चलो नोट कर ले जाए फटाफट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आपको करना है, किसी समतल में 5 बिंदु A B C D व E इस प्रकार स्थित है, स्थित है, तो सिद्ध करो कि DA सदिश प्लस DB सदिश प्लस DC सदिश प्लस AE सदिश प्लस BE सदिश प्लस CE सदिश इक्वल टू 3DE सदिश। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ट्राई करना है, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, फिर मिला लेना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उससे पहले आपको खुद को ट्राई करना है।